रियल हीरो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइट और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। दिल्ली की राजनीति गर्मा गई है और वो इस वजह से कि हमारे ही देश की एक वीरांगना की मूर्ति जहां लगाई जा रही है, उसे लेकर वक्फ बोर्ड की ओर से जो आपत्ति दर्ज कराई गई है और जिस तरीके से अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उसको लेकर आम आदमी पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर है। करेंगे आज चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन साथ ही साथ न्यूज नाइट में आपको बताएंगे किस तरीके से तिरुपति में लड्डू का प्रसाद का जो मुद्दा है वो भी गरमाया हुआ है, तो वहीं कर्नाटक में सिद्धरमैया भ्रष्टाचार को लेकर सवालों के घेरे में है, शिकंजा कानून का कस रहा है। तमाम अन्य खबरें होंगी साथ में, जिसमें जम्मू कश्मीर और हरियाणा में जिस तरीके से चुनाव प्रचार को गति मिल रही है उसकी भी करेंगे बात। लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में झांसी की रानी की मूर्ति को लेकर सांप्रदायिक राजनीति करने के लिए शाही ईदगाह समिति को लगाई कड़ी फटकार। कोर्ट ने कहा, रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक, इतिहास को बांटने की कोशिश ना करें। तिरुपति मंदिर में लड्डू प्रसादम में मिलावट मामले के बीच आंध्र में चढ़ा सियासी पारा। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी को भारी विरोध की वजह से तिरुमला जाने की नहीं मिली इजाजत। भाजपा का आरोप, जगनमोहन रेड्डी ने जानकारी के बावजूद नहीं की कार्रवाई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ एफआईआर। लोकायुक्त पुलिस ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मामले में की कार्रवाई। कांग्रेस ने सिद्धरमैया के इस्तीफे से किया इनकार। भाजपा ने कांग्रेस को बताया एक भ्रष्ट पार्टी। जम्मू कश्मीर में अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरी हुंकार। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने मांगे वोट। हरियाणा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी जनसभा में कांग्रेस पर सेना का अपमान करने का लगाया आरोप। कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने पार्टी में अंतर्कलह से किया इनकार। अन्य दलों ने भी झोंकी पूरी ताकत। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान, अगर हमास हथियार डाले तो रुक सकता है युद्ध। नेतन्याहू ने कहा, वो गाजा में स्थानीय नागरिक प्रशासन को समर्थन देने को तैयार। और कानपुर में तीसरे टेस्ट मैच का पहला दिन बारिश से प्रभावित, मात्र 35 ओवरों का ही हो सका खेल। शुरुआती झटके के बाद संभली बांग्लादेश की टीम। दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने बनाए 3 विकेट पर 107 रन। आइए शुरुआत कर लेते हैं दिल्ली की ही खबर से, क्योंकि हमारे देश के बच्चे बच्चे के जहन में रानी की झांसी का नाम लेते ही वीरता की मिसाल, एक वीरांगना की तस्वीर उभर आती है, जिसके आगे शीश आदरपूर्वक झुक जाता है। परंतु जब दिल्ली के सदर बाजार में डीडीए ने इसी वीरांगना की मूर्ति अपनी जमीन पर लगाने का निर्णय लिया, तो शाही ईदगाह प्रबंधन कमेटी ने इसे अपनी जमीन बताते हुए विरोध किया। लेकिन कोर्ट ने उनका दावा जमीन पर अवैध माना। परंतु यही नहीं, इस मसले को सांप्रदायिक रंग देने का भी प्रयास किया गया, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। लेकिन अब इस मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई है। दिल्ली में शाही ईदगाह की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर फैलाई जा रही अफवाह के बाद गुरुवार को बने हालात को पुलिस ने वक्त रहते संभाल लिया। शुक्रवार को जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से अता की गई। गुरुवार को ईदगाह मस्जिद में उस वक्त लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी जब सोशल मीडिया पर एक संदेश वायरल किया गया, जिसमें दावा किया गया था कि ईदगाह की जमीन पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाई जा रही है। दिल्ली पुलिस ने फौरन मैसेज जारी करके चेतावनी दी कि सदर बाजार इलाके में किसी को भी प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है। वहीं पुलिस अब उन लोगों की तलाश कर रही है जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेज करके लोगों को ईदगाह में जमा होने के लिए उकसाया था। फ्राइडे नमाज होती है, वो हो चुकी है, पीसफुली हुई है। एक नमाज 1:30 बजे होती है, एक नमाज 3 बजे होती है। दोनों नमाज आराम से हो चुकी है
कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जो भी अफवाहें फैली थी उनमें जो भी मिस इन्फॉर्मेशन थी उसको ठीक करने के लिए करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई थी। साथ ही साथ जो लोकल लोग हैं उनको बताया गया था, सारी इन्फॉर्मेशन बताई गई थी। दरअसल दिल्ली के सदर बाजार में स्थित शाही ईदगाह के पास पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने के लिए 25 सितंबर से खुदाई की जा रही थी। ये पार्क ईदगाह मैदान के ठीक सामने पड़ता है और ईदगाह की प्रबंधक कमेटी इस पार्क पर अपना दावा ठोक रही थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट से उसे कड़ी फटकार सुनने को मिली। मूर्ति लगाने के खिलाफ याचिका दायर करने वाली शाही ईदगाह प्रबंधन कमेटी ने गुरुवार को इसे लेकर माफीनामा कोर्ट में दाखिल कर दिया है। कोर्ट में अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई एक राष्ट्रीय नायक हैं और उनका स्थान सभी धार्मिक सीमाओं से ऊपर है। कोर्ट ने कहा, ईदगाह कमेटी की याचिका सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देने वाली है। ईदगाह की संपत्ति में पार्क शामिल नहीं है क्योंकि यह डीडीए के अंतर्गत आता है। वहीं इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। बुधवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी शहर के झंडेवालान इलाके में आरएसएस कार्यालय के बाहर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को हटाने की साजिश कर रही है। तो इसके जवाब में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए स्पष्ट किया कि यह परियोजना पीडब्ल्यूडी और एमसीडी द्वारा प्रस्तावित की गई थी, जो आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कुचक्र रच के, साजिश करके वीरांगना लक्ष्मीबाई की मूर्ति, झांसी की रानी की मूर्ति वहां से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की सरकार और संजय सिंह हाई कोर्ट में फटकार खा चुकी सांप्रदायिक संस्था के एजेंडे को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन गुलाम गौस खां और खुदा बख्श की मूर्ति लगाने का भी विरोध कर रहे हैं। ये है सच्चाई जो संजय सिंह को नहीं पता। वहीं मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी और लिखा कि चाहे मंदिर की जमीन हो या ईदगाह, अगर लक्ष्मीबाई की मूर्ति नहीं तो क्या भारत में औरंगजेब की मूर्ति स्थापित होगी। बहरहाल सियासी पैतरेबाजी के बीच दिल्ली के सदर बाजार इलाके में हालात सामान्य हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस राजधानी की फिजा में धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश रचने वाले तत्वों की पहचान और तलाश में जुट गई है। दिल्ली से देवेंद्र रावत, डीडी न्यूज। तो इस पूरे मसले पर अगर हम देखें तो पाते हैं कि वक्फ बोर्ड भी सवालों के घेरे में आता है, क्योंकि शाही ईदगाह की जो प्रबंधन कमेटी है वो सीधे वक्फ के अंदर ही काम करती है। ऐसे में वक्फ को लेकर कुछ बातें आपके सामने रखना चाहेंगे, क्योंकि 1954 वो साल था जब वक्फ एक्ट बनाया गया, वक्फ अधिनियम को पारित किया गया और इसी अधिनियम के तहत वक्फ बोर्ड बना। और ये वक्फ बोर्ड का एक ही जिम्मेदारी है कि जो संपत्तियां हैं उसके रखरखाव का ये काम करे। और वक्फ क्या होता है? वक्फ यानी मुस्लिम समुदाय जो विकास के लिए दान स्वरूप संपत्ति देता है, उसी का विकास करना, मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए काम करना आदि, ये तमाम जिम्मेदारियां वक्फ के तहत आती हैं। वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी होती है कि वक्फ ही देखभाल करे। लेकिन जो वक्फ की अवधारणा है ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ये दरअसल अवधारणा जो तमाम मुस्लिम देश हैं, जिसमें तुर्की, लीबिया, सीरिया या इराक जैसे तमाम जो देश हैं, वहां ऐसी कोई अवधारणा काम नहीं करती है। बल्कि ये बात कही जाती है कि अगर इन तमाम मुस्लिम देशों में, इस्लामिक देशों में अगर ये नहीं है अवधारणा, तो फिर भारत में क्यों? तो उसके लिए मुस्लिम तुष्टीकरण को ही इसका जिम्मेदार ठहराया जाता है। और आज के दौर में जिस तरह की संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है, उसके चलते वक्फ को देश में तीसरा सबसे बड़ा जमींदार बताया जाता है। तो तमाम ये बात तो आपके सामने रखी है, लेकिन साथ ही जब हम बात करते हैं कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर सवाल उठाया जाता है, तो कितनी संपत्ति है वक्फ बोर्ड के पास? अगर आप आकलन करते हैं साल दर साल, तो आप भी हैरान हो सकते हैं कि 2009 में जहां मात्र 52,000 संपत्तियां थी, वही 2013 में वो बढ़कर मात्र 5 साल में 4 लाख हो गई। 2024 तक आते आते ये 8,70,000 के करीब हो गई। लेकिन बड़ी बात क्या है कि जो कुल क्षेत्रफल है वो भी करीब
9,40,000 एकड़ का है। तो बहुत बड़ी तादाद है इन संपत्तियों की जो वक्फ बोर्ड के अधीन आती हैं, लेकिन इसको लेकर सवाल इसलिए उठता है कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड काम करता है और जो दावे किए जाते हैं इन संपत्तियों को लेकर, उसको लेकर तमाम सवाल उठते हैं। अब जो संपत्तियों पर दावे करता है वक्फ बोर्ड, उसको लेकर बहुत सारे ऐसे उदाहरण, कुछ एक आपके सामने तमिलनाडु में जैसे कि पाया जाता है, क्योंकि हर स्टेट में 28 राज्य हैं जहां पे स्टेट वक्फ बोर्ड काम करते हैं। यहां का जो स्टेट वक्फ बोर्ड है उसने तो तिरुचिरापल्ली जिले का एक पूरा का पूरा गांव ही पर मालिकाना हक जता दिया। और ऐसे ही कार्य हैं, कृत्य हैं जिसकी वजह से सवाल उठते हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर में भी तमाम संपत्तियां ऐसी हैं जिनको लेकर दावे किए गए, जिनको लेकर लोगों ने फिर आवाज उठानी शुरू की, विरोध भी किया। उत्तर प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर ऐसी संपत्ति हैं जिन पर वक्फ बोर्ड ने दावा जताया है, लेकिन मामले कोर्ट के पास गए हैं। वैसे आपको बता दें कि 1984 में भी सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी दिल्ली के ही 123 ऐसी संपत्तियां हैं जिस पर वक्फ का दावे को अवैध माना था, और उस पर जिस तरीके से कांग्रेस ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले निर्णय लिया इत्यादि, वो सब सवालों के घेरे में है कोर्ट के सामने। कर्नाटक उच्च न्यायालय की भी बात कर दें आपके सामने कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस बात को स्पष्ट भी किया है कि बिना जांच किए मात्र तहसीलदार अगर राजस्व रिकॉर्ड में निजी मालिक का नाम बदल देता है और वक्फ का नाम डाल देता है तो ऐसे में वो वक्फ की संपत्ति नहीं कहलाएगी। यानी पूरी जांच होनी, प्रक्रिया होनी जरूरी है। और इसलिए भी सवाल ये इसलिए कहा गया क्योंकि मामले ऐसे उठ रहे थे जहां पे ये सवालों के घेरे में रही कि वक्फ ने अपनी संपत्ति कैसे बना दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तथ्य को सामने रखा है कि किसी संपत्ति को वक्फ घोषित करने के लिए सिर्फ आप पेपर में नोटिफिकेशन डाल दें, अधिसूचना का ही प्रकाशन कर दें, मात्र उतना ही पर्याप्त नहीं है। क्योंकि ऐसे मामले देखे गए कि किसी भी प्रॉपर्टी को लेकर उसको सिर्फ अखबार में नोटिफिकेशन दे दिया गया और वक्फ ने उसको अपना बता दिया। इसी के साथ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का भी उदाहरण आपके सामने रखेंगे, क्योंकि यहाँ 3 ऐसी संपत्तियां जो स्मारक के तौर पर संरक्षित संपत्तियां हैं। यहाँ पर शाह शुजा का मकबरे की बात कर लें, नादिर शाह के मकबरे की बात कर लें, या फिर बीबी साहब की मस्जिद की बात कर लें। ये हमारी धरोहर, प्राचीन हमारी धरोहर मानी जाती है, संरक्षित संपत्तियां हैं ये। इन पर भी वक्फ बोर्ड अपना दावा कर रहा था, जिसको लेकर अदालत ने स्पष्ट किया कि इन संरक्षित स्मारकों पर वक्फ बोर्ड अपना दावा नहीं कर सकता। और यही कारण है कि केंद्र सरकार ने फिर स्वयं संज्ञान लिया इस बात का कि वक्फ बोर्ड के जो अधिकार हैं वो असीमित अधिकार हैं, उस पर भी संज्ञान लिया गया। राज्यों के द्वारा भी जो वक्फ संपत्ति का सर्वे करने की बात लगातार कही जा रही है, वो सर्वे में देरी हो रही है, उसका भी संज्ञान लिया। साथ में जो वक्फ की संपत्ति है उसकी निगरानी में जिला मजिस्ट्रेट की भी भूमिका महत्वपूर्ण है, इस बात का भी संज्ञान लिया गया। लेकिन साथ ही वक्फ बोर्ड के जो फैसले होते हैं उसके खिलाफ अपील के भी प्रावधान क्या होने चाहिए, क्योंकि कहा जाता है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही उनके फैसले को पलट सकता है इत्यादि। तो कानूनी प्रावधानों पर भी संज्ञान लिया गया है। और इसी वजह से हम जानते हैं कि जेपीसी गठित हुई है, जिसके ऊपर जांच अभी जारी है, समिति की बैठकें हो रही हैं, अलग अलग हितधारकों के साथ बातचीत की जा रही है। और तमाम तथ्य सामने आने के बाद, इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद फिर वक्फ बोर्ड के अधिकारों को लेकर चर्चा और गरमाएगी। फिलहाल यहाँ पर मुद्दा है शाही ईदगाह मस्जिद का, जो दिल्ली में स्थित है। और ये सब हमने तथ्य आपके सामने इसी वजह से रखे कि इस ईदगाह का मसला भी इसीलिए सामने आया है कि जब डीडीए ने अपनी जमीन पर मूर्ति स्थापित करने के लिए झांसी की रानी की मूर्ति लगाने की बात की, तब वक्फ बोर्ड ने जिस तरीके से उस जमीन को अपना बताया, जो कोर्ट ने बाद में स्पष्ट किया कि नहीं वो सरकारी जमीन है, आपकी नहीं है, इसीलिए वक्फ बोर्ड सवालों के घेरे में। लेकिन इस घटना के आड़ में जिस तरीके से सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास किया गया और राजनीति गरमाई, करेंगे उस पर चर्चा। लेकिन फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया
देसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। हाथ धोकर आप यहाँ साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे शाही ईदगाह की कमेटी ने जिस तरीके से रानी की झांसी की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद उत्पन्न किया, उसी से जुड़ा है हमारा आज का विशेष, जो कहता है वीरांगना की मूर्ति पर ईदगाह कमेटी क्यों उलझी। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं धनंजय गिरी, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं मौलाना साजिद रशीदी, इस्लामिक स्कॉलर हैं आप, और शांतनु गुप्ता, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। तीनों मेहमानों का मैं स्वागत करती हूँ। लेकिन सबसे पहले मौलाना साहब, शुरुआत आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि इस पूरे मसले में अगर हम देखते हैं तो झांसी की रानी की मूर्ति है, DDA की ज़मीन है, ऐसे में ईदगाह कमेटी को समस्या क्यों? मौलाना साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? चलिए, मौलाना जी का जब तक कि ऑडियो हमारे तक पहुंचता है, तब तक धनंजय गिरी जी के पास जाना चाहेंगे। धनंजय जी, इस पूरे मसले पर हमने देखा किस तरीके से एक वीडियो को फैलाकर सांप्रदायिकता का माहौल बनाने का प्रयास किया गया। हालांकि हमारे साथ इस समय विजय शर्मा जी हमारे साथ भाजपा से। विजय जी, इस पूरे मसले पर अगर हम देखें तो पाते हैं कि जो प्रयास किए गए इस तरीके से कि दिल्ली का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ा जाए, इस तरीके से कि एक अफवाह फैलाई जाए, वीडियो फैलाया जाए, पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन कितने जिम्मेदार हैं इसमें राजनीतिक दल भी? देखिए, जो ये मुस्लिम दलों के जितने भी कार्यकर्ता हैं और जितने भी स्वयंभू ये अपना कट्टर मौलवी बने हुए हैं, ये देश का ताना बाना जो है उसको हिलाना चाहते हैं। जो सांप्रदायिक सौहार्द देश में बना हुआ है, हिंदू मुस्लिम सदियों से साथ रहते हैं, उसको ये बिगाड़ना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, ये कोर्ट में गए, कोर्ट ने क्या कहा कि ये राष्ट्र गौरव की बात है। आपके हाथ में रानी लक्ष्मीबाई का जो मूर्ति है, ये राष्ट्र गौरव की बात है, और ये विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। इनको पता ही नहीं। वहां लोगों से पूछा गया, आप किस लिए आए हो? कहते हमारे पास तो ऐसी अफवाह आई थी। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। और वक्फ बोर्ड के ऊपर तो आपने देखा ये किस तरह से उंगली उठ रही है कि उनके पास ना खाता ना बही, जो वक्फ बोर्ड कहते हैं वही सही। उनके पास कोई किसी तरह के प्रमाण नहीं, कुछ नहीं, जहां मर्जी जाके वो विरोध कर देते हैं। अब इनकी हालत देखिए कि जो हमारे राष्ट्र के हीरो हैं, हमारे वो रानी लक्ष्मीबाई, जिस तरह से उन्होंने शहादत दी थी, जिस तरह से वो अंग्रेजों से लड़ी थी, उनकी शहादत के ऊपर भी ये किस तरह से विरोध कर रहे हैं, और इनको पता भी नहीं है, जबकि ये DDA की जमीन है। लेकिन विजय शर्मा जी, इस मुद्दे को देखें तो राजनीतिक स्तर पर अगर हम इस राजनीतिक पहलू पर गौर करते हैं तो पाते हैं कि आम आदमी पार्टी तो आप ही पर सवाल उठा रही है कि भाई RSS के ऑफिस के दफ्तर के बाहर क्यों वहां से हटाई गई है मूर्ति, और संजय सिंह ने तो खुले आम आप पर राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह जैसी तमाम बातें, तमाम आक्षेप भी लगाए। अब संजय सिंह की भाषा का मैं क्या जवाब दूं? आप मुझे बताइए, RSS जो है वो एक देशभक्त, राष्ट्रभक्त संस्था है, उसके ऊपर उंगली उठाने की किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। ये वो लोग हैं जो देश को कमजोर करने की बातें करते हैं। आप किस पार्टी की बातें कर रहे हो? आप उस पार्टी की बातें कर रहे हो जो पन्नू से, जो आतंकवादी है, विदेश में बैठा हुआ, अमेरिका में बैठा हुआ है, जो कितने मिलियन डॉलर देता है इनको, किस तरह से पंजाब में अलगाववादियों के साथ मिलते हैं, किस तरह से देश को तोड़ने की बातें करते हैं। तो आम आदमी पार्टी है कौन सी
उनका तो काम ही देश विरोध लेकिन है। क्या इस मसले पर आपको लगता है आम आदमी पार्टी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते नजर आ रही है? क्योंकि मूर्ति को, जिस मूर्ति की बात हो रही है वो दरअसल इन्हीं की पार्टी के द्वारा जो प्लान लाया गया है उसी के तहत उसको वहां से दूसरी ओर शिफ्ट करने का बात थी। मैं यही बता रहा हूँ, आरएसएस की तरफ से भी बयान आ गया है कि यहाँ मूर्ति रानी लक्ष्मीबाई के नहीं लगेगी तो क्या औरंगजेब के लगेगी? ये केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस बात को सामने रखा। जी जी, चलिए इस वक्त मौलाना जी के पास मैं वापस लौटना चाहूंगी। मौलाना जी, सवाल हम आज यही कर रहे हैं कि झांसी की रानी की मूर्ति है, डीडीए की जमीन है और कोर्ट ने बता भी दिया कि भाई ये डीडीए की जमीन है, क्यों ईदगाह कमेटी जो प्रबंधन कमेटी है उसे क्या तकलीफ हो रही थी इससे? पहली बात, दावा क्यों किया गया जबकि जमीन सरकार की थी? और दूसरी बात, वीरांगना की मूर्ति से क्या तकलीफ थी? मैं बीजेपी के प्रवक्ता ने एक बात कही अभी जो बड़ी आपत्तिजनक बात है कि पंजाब में अलगाववादियों के साथ है आम आदमी पार्टी। सिखों को आप अलगाववादी कहना चाहते हैं? जिस तरह की इनकी पार्टी ने किसान जब धरना था किसानों का तो इनको जो है खालिस्तानी कह दिया था। ये इस तरह की मानसिकता के लोग हैं और आरएसएस का बखान कर रहे थे ये लोग। आरएसएस वो संस्था है जिसने 52 साल तक अपने ऑफिस पे देश का झंडा नहीं फहराया। आज भी वो अपने झंडे को ज्यादा महत्व देते हैं। साहब, आप इन मुद्दों को अपनी तरफ से सामने रख सकते हैं, मैं जवाब भी ले लूंगी भाजपा के प्रवक्ता से। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि जो सवाल मैं उठा रही हूँ उसका भी जवाब दे दें। मैं आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ। क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता ने ये बातें कही तो मैंने इसलिए कहा। दूसरी बात, जो आज एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन एडमिनिस्ट्रेटर की सारी गलती है। ये गलती वक्फ बोर्ड की नहीं है, ये गलती ईदगाह प्रबंधन कमेटी की नहीं है, ये गलती उनकी है। उन्होंने वक्फ बोर्ड को इन्वॉल्व करने की कोशिश की उस जगह के अंदर, क्योंकि वे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। वो बीजेपी के हाथों खेल रहे हैं, एलजी के हाथों खेल रहे हैं, मुसलमानों को बदनाम करना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड की ओर से किया गया ना मौलाना साहब? सुनिए, रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को लगाने से कौन मुसलमान मना कर सकता है और किसको उनकी मूर्ति पर ऐतराज हो सकता है? ये जानबूझकर मुसलमानों के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया है। नहीं, एक बात समझाइए मौलाना साहब कि याचिका तो मूर्ति लगाने के विरोध में शाही ईदगाह की कमेटी ने, प्रबंधन कमेटी ने ही दाखिल की थी और उस पर दावा भी जमीन पर कमेटी ने ही किया था, तो इसमें भाजपा कहां से आ गई? मैं कह रहा हूं, सुनिए बात को, जो एडमिनिस्ट्रेटर है उन्होंने वक्फ बोर्ड से कहा कि आप एक लेटर लिखो कि जगह हमारी है। एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा वक्फ बोर्ड के अधिकारियों से कि लिखो जगह हमारी, उसको लेकर वो कोर्ट गए हैं। दूसरी बात, आप डीडीए की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा, लेकिन आपके पास भी तो प्रूफ था क्योंकि कमेटी ने इस बात को सामने रखा कि 1970 से ये जमीन हमारे पास है। जाहिर है कोई तो कागज रहा होगा। ये तो एक पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू विरोध याचिका में स्पष्ट किया गया है कि ये मूर्ति लगाने को विरोध था। एक बात मौलाना साहब, इसका भी जवाब दे दीजिए। विरोध दर्ज किया गया मूर्ति लगाने को लेकर, पहली बात। दूसरी बात, जब जज ने फैसला दिया तो जज के खिलाफ भी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया कि अदालत को मजबूर होकर यह बोलना पड़ा कि अदालत की आड़ में सांप्रदायिक राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत कड़े शब्द हैं ये, तो ऐसे में आपकी क्या एक्सप्लेनेशन होगी? नहीं, देखिए, मैं फिर कहता हूं कि रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को लगाने पर किसी मुसलमान को ऐतराज नहीं हो सकता। ये सारा षड्यंत्र जो है अश्वनी जी का है, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अब सुन लीजिए, एक बात कहता हूं, डीडीए की बात कर रही हैं आप। ये 140 प्रॉपर्टी की लिस्ट मेरे हाथ में है जो दिल्ली वक्फ बोर्ड की है, लेकिन डीडीए इन पर कब्जा करे बैठा है और डीडीए कहता है मेरी जगह है। अब और इनमें से बहुतों के मामले अदालत में हैं और अदालत में है, बहुतों के मामले अदालत में। जी, समझ लीजिए इस बात को। तो डीडीए एक ऐसी संस्था है दिल्ली के अंदर, जिस जगह वो हाथ रख देती है वो जगह उसकी हो जाती है। दरअसल यही बात वक्फ बोर्ड के लिए भी कहा जाता है, इसलिए इस यहाँ पे तर्क वितर्क में मैं नहीं पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि ये अदालत निर्णय करेगी कि इनमें से अधिकतर प्रॉपर्टीज जिस पर वक्फ अपना दावा जताता है वो सरकार की है कि नहीं। क्योंकि एक तो अभी सामने ही हमारे पास फैसला आ गया है कि इसी जमीन को भी वक्फ अपनी ही बता रहा था, लेकिन अदालत ने कहा कि नहीं ये डीडीए की जमीन है। ये तो एक मामला जो सामने आया, ऐसे तमाम होंगे, लेकिन हम अदालत के फैसलों पर नहीं जाएंगे। अदालत को भी फैसले लेने हैं इनमें से अधिकतर प्रॉपर्टीज को लेकर, इसलिए इसको यहाँ छोड़ते हुए मैं आगे शांतनु जो आपके पास आना चाहूंगी,
क्योंकि देखा जाए तो ये मुद्दा गंभीर मसला है। राजनीति में इसको, राजनीतिक आड़ में इसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं आपके पास आऊंगी विजय शर्मा जी, उन्होंने आप पे बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं। एक सवाल मैं प्रशांत जी से ले लूं, एक बार उनको भी चर्चा में ले आऊं। प्रशांत जी, इसमें आपके जवाब लेना चाहेंगे, क्योंकि सांप्रदायिक सौहार्द सबसे बड़ी वक्त की मांग है, जिसके लिए हर व्यक्ति को जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। ऐसे में जिस तरीके से का जवाब दे देने दीजिए। मैं दूंगी, मैं आऊंगी आपके पास। एक टिप्पणी लेने दीजिए मुझे प्रशांत जी से। प्रशांत जी, आपका जवाब। जी ममता जी, मेरा नाम शांतनु है। देखिए, आपने जब इस कार्यक्रम जो अब कार्यक्रम शुरू हुआ तो आपने वक्फ के बारे में एक लंबी रिपोर्ट दी जो बड़ी उम्दा थी, बड़ी सटीक थी। देखिए, मौलाना साहब ने बड़ी चतुराई से केस को कहीं और ले जाने की कोशिश करी। मैं आपके दर्शकों को पहले केस समझा दूं कि हुआ क्या। डीडीए का एक पार्क है जिसको ईदगाह पार्क कहते हैं। उसमें वो डीडीए की संपत्ति है। उसमें रानी लक्ष्मीबाई की एक मूर्ति लगाने की बात हुई। तो जो ईदगाह कमेटी है, शाही ईदगाह वक्फ मैनेजमेंट कमेटी उसका पूरा नाम है, उसके जो प्रेसिडेंट है हाजी शाकिर दोस्त मोहम्मद, वो चले गए कोर्ट कि हमें पता लगा है कि ऐसा होने वाला है ना। और वो पहले सिंगल जज की बेंच बैठी धर्मेश शर्मा जी की, और उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल आपके तथ्य बिल्कुल खराब हैं, कागज बिल्कुल आपके पास नहीं है, और ये जमीन डीडीए की है, इसमें जैसा होगा वैसा होगा, इसमें जो डीडीए चलाएगा वो करेगा। फिर ये लोगों को नहीं अच्छा लगा, उन्होंने कहा अब दोबारा से उसका रिव्यू आला, तो डबल जज बेंच में गए। और जो रिव्यू पिटीशन आप पढ़ें, अगर जो धर्मेश शर्मा जी के अगेंस्ट में रिव्यू पिटीशन है, वो लीगल लैंग्वेज नहीं है वो, बल्कि कोर्ट ने कहा, फिर 2 जज की बेंच बैठी, मनमोहन जी और तुषार राव जी की, उन्होंने कहा ये कम्युनल और स्कैंडलस है जो आपकी रिव्यू पिटीशन है। उसमें मतलब धर्मेश शर्मा जी पे उनके व्यक्तिगत, बल्कि जो आप कोर्ट के मानना उसी कहते हैं, जब आप उन्होंने लीगल, उसमें कोई लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस या लीगल आधार पे कोई तथ्य नहीं था उसमें। धर्मेश जी से वो बिल्कुल पर्टिकुलर जज पे बोलते हुए लगा गया। मौलाना जी कह रहे हैं, मतलब मौलाना जी ने टीवी में कहा कि डीडीए जिस उंगली पे रख दे, जिस लैंड पे उंगली रख दे, वो लैंड डीडी की हो जाएगी। मतलब डीडीए कोई ऐसी संस्था है क्या? डीडीए देश की एक बड़ी, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी बड़ी संस्था है, उसको मौलाना जी कह रहे हैं वो जिस पे हाथ रखते हैं, ऐसा नहीं है। डीडीए की अगर लाखों जमीन है तो एक का कागज है उनके पास, वक्त की तरह नहीं है। आपको पता है तमिलनाडु का, आपने खुद बताया, एक पूरा का पूरा गांव, उस गांव में ममता जी एक मंदिर था जो 1500 साल पुराना, तब तो इस्लाम भारत में भी नहीं आया था, सुंदरेश्वर टेम्पल, वो भी वक्फ का हो गया। राजस्थान में एक पीएसयू, मतलब भारत सरकार की एक, जब वो अपनी लैंड की बाउंड्री बनाने गई तो पता लगा वो कह रहे थे वक्फ की जमीन है। तो ये तो एक रैकेट चल गया है वक्फ के नाम पे। इसीलिए अच्छी बात है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है, जेपीसी में गया है, और जैसे ये हमारा विंटर सेशन आएगा उसमें पेश होगा। तो मुझे मौलाना जी की इस बात पे बड़ा इतराज हुआ कि वो एक तो पहले डीडीए को कह रहे हैं डीडीए एक लैंड ग्रैबिंग संस्था है। एक प्रूफ दिखाइए, आपके तो बहुत बड़े बड़े मित्र हैं लॉयर, लेके जाइए कोर्ट पे, चैनल पे रह के देखिए ऐसे डीडीए जैसी। लेकिन जुमे की नमाज के दिन भी, शांतनु जी, जुमे की नमाज के दिन जिस तरीके से वीडियो वायरल करके लोगों को बुलाया गया, अफवाह फैलाई गई, ये भी एक गंभीर बात है, क्योंकि कौन किसने किया अभी जांच जारी है, लेकिन जो भी है मसला गंभीर है। बिल्कुल ठीक है आपने, वो तो अमानतुल्लाह जी आजकल उतने अवेलेबल नहीं है आम आदमी पार्टी के, वो तो जाने जाते थे, वो बात पे करते थे, चाहे सीए के समय हो या कोई भी ऐसा मुद्दा आता है। दिल्ली को सांप्रदायिक करना और खासकर पूर्वी दिल्ली में जो मुस्लिम वोट है उसको अपनी तरफ करने के लिए वो हर 6 महीने में कुछ ना कुछ करते थे। आपने देखा, आपको पता है आम आदमी पार्टी की सरकार तो जितने भी मौलवी मौलाना उनके लिए सैलरी उन्होंने निर्धारित कर रखी है। अरविंद केजरीवाल मीटिंग में आते थे और कहते थे हम सैलरी अब इतने से इतने कर देंगे, तो वो तो उनका एक एजेंडा है कि मुस्लिम वोट को अपनी तरफ कैसे करना है, और वही उनकी जो जीत है दिल्ली में उसका कारण भी बनती है। चलिए, यहाँ पे विजय शर्मा जी, आपने लंबा इंतजार किया, लेकिन हाँ, आपकी टिप्पणी। मौलाना साहब, आपने जो बातें कही थी उनका जवाब है विजय शर्मा जी से एक बार ले लूं, क्योंकि आपने बहुत भाजपा के ऊपर बहुत आरोप लगाए हैं। विजय जी। मौलाना जी, आपने बोला आम आदमी पार्टी के बारे में, तो आपने उनके प्रवक्ता की तरह बात की। चलो खैर, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। आपके फाउंडर मेंबर जो आम आदमी पार्टी के थे, कुमार विश्वास, मैं उनको कोट कर रहा हूँ। उन्होंने बोला था कि मैं मीटिंग में रंगे हाथ केजरीवाल को मीटिंग करते हुए पकड़ लिया जो अलगाववादियों के साथ थे। पन्नू अमेरिका में बैठकर सरेआम बोलता है कि मैंने आम आदमी पार्टी को फंडिंग की है, वो कैसे देश तोड़ने की, खालिस्तान की बातें करता है। तो आप इस तरह की भाषा टीवी पे बैठ के बोलते हो। मैंने कब सिखों के बारे में बोल दिया? आपका यही जो भड़काऊ है ना, यही आज एक चिंगारी आग बन सकती थी। यही चिंगारी, जिस तरह से आपने देखा होगा कि वहां हजारों नौजवान पहुंच गए, इन्होंने किस तरह से भड़काने, ऐसे ही लोग थे मौलाना जैसे ही, जिन्होंने भड़काया और वहां लोग पहुंच गए।
और दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है, जो आदेश है, जो जिस तरह की भी उन्होंने टिप्पणी की है, वो इनके मुंह पे तमाचा है। ये तमाचा है। उन्होंने कैसे कहा ये राष्ट्र गौरव की बात है? तो ये अपने सुविधा के अनुसार जो मर्जी बात है, आरएसएस को बीच में घींच लाए। आरएसएस का क्या मतलब है भाई? हजारों आदमी आपके जा पहुंचते हैं वहां पे, और आप आरएसएस को कहते हैं वहां दशकों तक उन्होंने झंडा नहीं फहराया। अरे भाई वो संस्था है, वो कोई संवैधानिक संस्था थोड़ी है। आपकी भी तो धार्मिक संस्थाएं बहुत सारी है, तो वो अपना अपना फहराती है। कोई वहां कोई अगर संवैधानिक कोई चीज होती है तो अलग बात है। तो वहां अब तिरंगा भी शुरू हो गया। आपकी ये भी चलो शिकायत दूर कर दी, और आरएसएस ने तो बाकायदा कह भी दिया ऑफिशियली कि यहाँ लक्ष्मीबाई की नहीं लगेगी तो क्या औरंगजेब की लगेगी। हम तो साथ खड़े हैं उसके साथ। तो मौलाना चलिए इस पूरे देश को भड़काने का बहकाने का काम ना करें। बिल्कुल, लेकिन विजय जी एक बात स्पष्ट है, जैसे मौलाना जी ने खुद ही बात कही कि कोई नहीं चाहेगा कि एक वीरांगना, खासकर झांसी की रानी जैसी वीरांगना की मूर्ति ना लगे, ये कोई मुसलमान नहीं चाहेगा। लेकिन एक बात ये भी स्पष्ट है, करते नहीं है, ये अमल नहीं करते कि माफीनामा अदालत में दिया जा चुका है। पहली अक्टूबर को उसमें सुनवाई भी होनी है, लेकिन ये माफीनामा भी इस बात को सामने रखता है कि जो शाही ईदगाह मस्जिद की प्रबंधन कमेटी ने किया वो गलत था। मौलाना जी वक्त इतना ही है फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। और फिलहाल न्यूज़ नाइट में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगी दिन की तमाम अन्य बड़ी खबरों के साथ। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। Hey girls! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। और ब्रेक के बाद रुक करते हैं अन्य खबरों का। तिरुपति मंदिर में दिए जाने वाले लड्डू प्रसादम में जानवरों की चर्बी मिलने के मामले को लेकर सियासत जारी है। इस बीच YSR प्रमुख जगन मोहन रेड्डी के तिरुपति जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने अंतिम समय में अपनी यात्रा स्थगित कर दी। विश्व प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर में दिए जाने वाली लड्डू प्रसादम में जानवरों की चर्बी मिलाने से जुड़े विवाद के बीच आंध्र प्रदेश की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। YSR कांग्रेस के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी तिरुपति जाने वाले थे, लेकिन अंतिम मौके पर उन्होंने यात्रा स्थगित कर दी। जगन मोहन रेड्डी ने अपने साथ आने वाले आगंतुकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए चिंताओं का हवाला देते हुए विवाद और संभावित व्यवधानों से बचने के लिए अपनी यात्रा रद्द करने का फैसला लिया। The notices say that the ex-Chief Minister YS Jagan Mohan Reddy is visiting Tirumala Tirupati Devasthanam
and that program does not have the approval of the government, and if any karyakarta participates in this program, cases would be booked on them. जगन मोहन रेड्डी के तिरुपति जाने और 28 सितंबर को क्षमा अनुष्ठान का ऐलान करने के बाद कुछ संगठनों ने नाराजगी जताई थी, जिसके मद्देनजर तिरुमाला में पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। वहीं भाजपा नेता माधवीलता भी तिरुमाला मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची। इस दौरान उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पर निशाना साधा। माधवीलता ने सवाल किया कि जब रेड्डी ने 18 बार अपवित्र घी को वापस किया, तब आपने उचित कदम क्यों नहीं उठाया? जो भी आना चाह रहे हैं उनका नाम है जगन मोहन रेड्डी। हम बस उनसे एक ही सवाल करना चाहते हैं, जगन मोहन जी, जब 18 बार आपने अपवित्र घी को वापस किया है, तो अब 18 बार क्यों नहीं चढ़े तिरुमला? 18 बार आप हमारे सामने चंद्रबाबू नायडू जी के जैसे पत्र लेकर क्यों नहीं आए? जिसने अंडरटेकिंग का, एंडोमेंट का रूल निकाल दिया आपका चाचा, आप तब चुप बैठे थे। आज उस अंडरटेकिंग पे साइन करने का मतलब क्या है? इस बीच आंध्र प्रदेश में कांग्रेस प्रमुख वाईएस शर्मिला ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर सर्वोच्च न्यायालय से सीबीआई जांच का अनुरोध किया है। कांग्रेस ने कहा कि इससे करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। Congress party from the beginning has been asking for a CBI inquiry, and even today we are writing to the Chief Justice of India asking the Honorable Supreme Court to order a CBI inquiry because this concerns the people of India. ये विवाद तब सुर्खियों में आया जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पिछले हफ्ते ये दावा किया कि जगन मोहन रेड्डी की पिछली सरकार के दौरान तिरुपति मंदिर में प्रसाद के रूप में परोसे जाने वाले लड्डू में एनिमल फैट सहित घटिया सामग्री पाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बैकफुट पर है कर्नाटक सरकार। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मैसूर लोकायुक्त में एफआईआर दर्ज की गई है। जनप्रतिनिधि कोर्ट द्वारा लोकायुक्त को सीएम सिद्धारमैया की जांच के आदेश दिए जाने के बाद लोकायुक्त पुलिस ने शुक्रवार को मैसूर में एफआईआर दर्ज की, जिसमें सिद्धारमैया को आरोपी नंबर 1, उनकी पत्नी पार्वती को आरोपी नंबर 2 बनाया गया है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन स्वामी को तीसरा और देवराजू को चौथा आरोपी बनाया गया है। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी मुडा मामले में कर्नाटक की राजनीति गर्मा गई है। कर्नाटक में मुडा घोटाले की गूंज के बीच सिद्धरमैया सरकार ने सीबीआई जांच की सहमति वापस लिए जाने का फैसला किया है और इस संबंध में कर्नाटक की कैबिनेट ने प्रस्ताव भी पास किया है। मामले पर सीबीआई जांच की सहमति वापस लिए जाने पर इस मुद्दे पर भाजपा ने कांग्रेस को घेर लिया है। भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि जब हाईकोर्ट ने कह दिया है कि इस घोटाले की जांच होनी चाहिए, तो कांग्रेस सीबीआई को कार्रवाई से रोक रही है। वहीं भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि मुडा घोटाले को लेकर कांग्रेस का जिस तरह का रवैया है, उससे ये साफ हो गया है कि कांग्रेस एक प्रोफेशनली भ्रष्ट पार्टी बन चुकी है। जब कोर्ट ने कह दिया है कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, कांग्रेस डर गया है। एक तरह के जैसे माफिया जैसे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को रोकने के लिए कैबिनेट में उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है। कांग्रेस पार्टी का रवैया पहले चोरी और उसके बाद सीनाजोरी, और यही एटीट्यूड और अप्रोच है सीएम सिद्धरमैया का भी, जब से मुडा स्कैम में उनकी जो कल्यूजन और संलिप्तता है वो पाई गई है। इस मामले पर कांग्रेस बचाव मुद्रा में दिखाई दे रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने इस्तीफा देने से इनकार करते हुए कहा, यह हमारी सरकार को अस्थिर करने की राजनीति है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सिद्धरमैया के पद से इस्तीफा देने का कोई सवाल ही नहीं बनता। There is no question of resigning from the chief ministership post. इस बीच लोकायुक्त पुलिस ने मुडा घोटाले में सिद्धरमैया और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वहीं कर्नाटक के उप लोकायुक्त जस्टिस बी वीरप्पा ने कहा कि मामले में कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक कार्रवाई जारी है। So far our institution concerned,
all of us, we are doing strictly in accordance with law. No delay. We are doing our job. No question of changing our pattern. We have to go by procedure. गौरतलब है कि मुडा पर आरोप है कि उसने 2022 में सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती को मैसूर के कसाबा होबली स्थित कसारे गांव में उनकी 3.16 एकड़ जमीन के बदले मैसूरू के एक पॉश इलाके में 14 साइट्स आवंटित की। इन साइट्स की कीमत पार्वती की जमीन की तुलना में बहुत ज्यादा थी। हालांकि इस 3.16 एकड़ जमीन पर पार्वती का कोई कानूनी अधिकार भी नहीं था। ये जमीन पार्वती के भाई मल्लिकार्जुन ने उन्हें 2010 में गिफ्ट में दी थी। मुडा ने इस जमीन को अधिग्रहण किए बिना ही देवनूर स्टेज 3 लेआउट का विकास किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल यह वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और खबरों के साथ। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 30 सितंबर 2024 तक। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। सारी झुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। पॉलिसी बाजा करा जिदुशा होके नो हिताकुशी। समझ में आया? मैंने कितनी बार हिंदी में समझाया कि पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस पे 8,000 रुपए तक बचा सकते हो, पर कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा जापानी में समझा देता हूँ। सायोनारा। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील। स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक, एसिड। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। पश्चिम बंगाल में परीक्षा देने गए कुछ बिहारी विद्यार्थियों के साथ अभद्र व्यवहार करने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में छात्र खुद को बिहार का रहने वाला बता रहे हैं और अभद्र व्यवहार करने वाला व्यक्ति बंगाली में बोल रहा है। इस वीडियो को लेकर अब बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। मामले में बिहार पुलिस ने भी संज्ञान लिया है और बंगाल पुलिस को पत्र लिखा है। पश्चिम बंगाल में परीक्षा देने गए बिहार के कुछ विद्यार्थियों के साथ कथित मारपीट करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि छात्र खुद को बिहार का बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग बंगाली में बात करते हुए छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। बिहार के छात्र SSC की GD के लिए सिलीगुड़ी गए हुए थे, जहां कुछ लोगों ने इन छात्रों से डॉक्यूमेंट की मांग की और उन्हें धमकाया। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तीखा बयान दिया है। बंगाल में रोहिंग्या मुसलमान के लिए रेड कारपेट और परीक्षा देने गए बिहार के बच्चे के साथ मारपीट की जा रही है, जबकि केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि बिहार के छात्रों की बंगाल में पिटाई इसलिए की गई क्योंकि वहां कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, मुसलमानों के लिए रेड कारपेट बिछा के रखती है, वहां अपने ही देश के बच्चे, बिहार के बच्चे अगर जा रहे हैं वहां एग्जाम देने के लिए, उनके साथ गुंडाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भगा रहे हैं। बंगाल में कोई कानून नहीं है, कोई सरकार नहीं है। बंगाल में अराजकता की स्थिति है, इसलिए बंगाल की सरकार को 1 मिनट रहने का हक नहीं। इस बीच प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने लालू यादव और तेजस्वी यादव से तीखा सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि ममता इंडी गठबंधन का हिस्सा है, तो बिहार का विपक्ष अपने बच्चों के लिए क्यों चुप है। ममता बनर्जी के शासनकाल में जिस तरीके से बिहारी लड़के अंकित यादव और उसके साथ जो लोग थे
उनके साथ ये मारपीट किया गया कि तुम बंगाल में कैसे परीक्षा देने आ गया। यहाँ सिर्फ बंगाली और बंगाल के लोग ही को नौकरी का परीक्षा देने का अधिकार है। कहाँ गए लालू जी और प्रतिपक्ष के नेता? इंडी गठबंधन की ही ममता बनर्जी है, आज उनका मुंह बंद है। सिलीगुड़ी में बिहार के छात्रों की कथित मारपीट वाला वीडियो वायरल होने के बाद बिहार पुलिस ने पश्चिम बंगाल पुलिस को पत्र लिखकर बिहारी छात्रों की सुरक्षा करने को कहा है। बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने पश्चिम बंगाल के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को चिट्ठी लिखी है। बिहार पुलिस को जो पश्चिम बंगाल पुलिस ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक बिहारी छात्रों की पिटाई के मामले में आरोपी रजत भट्टाचार्य को हिरासत में लिया गया है। इसी ने सिलीगुड़ी में परीक्षा देने गए बिहारी छात्रों को धमकाया था। छात्रों के साथ मारपीट पे कार्रवाई आगे चाहे जो भी हो, मगर ये सवाल उठाता है वहाँ के शासन व्यवस्था पर जहाँ छात्र परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या केवल बंगाल में बंगाल के ही लोग नौकरी करेंगे, दूसरे राज्यों के लोगों को वहाँ जाकर के बसने और नौकरी करने का अधिकार नहीं है? डीडी न्यूज़ के लिए पटना से मधुरेश नारायण। जम्मू कश्मीर में अंतिम चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार में सभी दलों के दिग्गज उतर गए हैं। तीसरे चरण की 40 सीटों में से 24 सीटें जम्मू से और 16 सीटें कश्मीर से हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी जनसभाओं को संबोधित कर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बड़ा हमला बोला। सभी पार्टियों ने अंतिम चरण के चुनाव के लिए झोंकी अपनी पूरी ताकत। अंतिम चरण की 40 में से 24 सीटें जम्मू संभाग में। जम्मू संभाग में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है। 2014 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। 2014 में भाजपा को मिली थी जम्मू संभाग में बड़ी जीत। भाजपा के स्टार प्रचारकों का आक्रामक प्रचार जारी। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन कर रही है जीत का दावा। पीडीपी भी जम्मू संभाग में लगा रही है पूरा जोर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले 2 चरणों में 50 सीट पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। ऐसे में सभी पार्टियों ने 1 अक्टूबर को होने वाले अंतिम चरण के चुनाव पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसमें मुख्य मुकाबला कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन और भाजपा के बीच है, क्योंकि ज्यादातर सीट पर दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। इस चरण में शामिल कुल 40 में से 24 सीट जम्मू संभाग में है। वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। उस वक्त पार्टी को पूरे प्रदेश में सिर्फ 12 सीट ही मिली थी। इसलिए गठबंधन इस बार चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहा है। राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला जम्मू संभाग में जनसभा कर जनता से अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ के मुतालबे और मुश्किलात हल हों, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बच्चियां जो हैं वो तरक्की करें, तो करिए फैसला, आप कर लीजिए फैसला कि आपका आने वाला कल जो है वो आप किसके हाथों बेहतर समझते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर में एक जनसभा में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दलों ने परिवारवाद को बढ़ावा देकर आतंकवाद को बढ़ाने का काम किया है। यहाँ की जनता का शोषण किया, परिवारवाद को पनपाया, भ्रष्टाचार को पनपाया, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद को पनपाने का पाप किया था। वे लोग कौन थे? वह कोई और नहीं था, ये कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ही उस पाप के मुख्य जनक हैं। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जम्मू में विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जब युवाओं ने आतंक को नकार कर विकास की राह को चुना, तो पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आज उन लोगों का साथ दे रही हैं जो देश के विरोध में काम करते हैं। युवाओं ने टेररिज्म को रिजेक्ट कर दिया, तो हमारे ऑपोजिशन पार्टी, फिर चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो या पीडीपी हो, ये आज उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो देश के विरोध में काम करने वाले एक्टिविस्ट हैं, उनका समर्थन देने का काम कर। मुख्यतः कश्मीर की पार्टी पीडीपी भी इस बार जम्मू में पूरे दमखम के साथ प्रचार कर रही है। पिछले 2 चरण में हुए बम्पर मतदान के बाद सभी दलों की उम्मीदें बढ़ गई हैं और सभी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं।
और न्यूज़ नाइट में आगे बात करेंगे हरियाणा में हो रहे चुनाव प्रचार की भी, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। बढ़िया है, शुद्ध है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। सारी झुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। किनारों पे यारी ये आजाद है, नमकीन लहरों का ये स्वाद है। महाराष्ट्र टूरिज्म। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। इसी कड़ी में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 2 जनसभाएं रेवाड़ी और अंबाला में हुई, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी हरियाणा में चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगा रखा है। हरियाणा के रेवाड़ी और अंबाला में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। अमित शाह ने रेवाड़ी की रैली में कांग्रेस पर सेना का अपमान करने और अग्निवीर को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। साथ ही MSP को लेकर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि वोट की खातिर कांग्रेस MSP के नाम पर किसानों से झूठ बोल रही है। पूरे देश भर में कांग्रेस की सरकारें जो चल रही है वो MSP के नाम पर किसानों के सामने झूठ बोलने का बंद करिए। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर 24 क्रॉप खरीद रही है। 24 के 24 क्रॉप खरीद। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के अंबाला की चुनावी रैली में 10 वर्षों में सरकार की उपलब्धियां गिनाई। 10 साल में हमने पक्का मकान भी दिया, शौचालय भी दिया, उज्ज्वला का सिलेंडर भी दिया, जल जीवन का जल भी दिया, MSP पर धान भी खरीदा और साथ में सामाजिक न्याय का पेंशन भी बढ़ाया। कांग्रेस ने भी अपने चुनाव प्रचार को तेज कर दिया है। कई गुटों में बटी हुई हरियाणा यूनिट कल राहुल गांधी की असंध रैली में एक साथ मंच पर नजर आई। अब भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस की जीत का दावा तो कर ही रहे हैं, साथ ही दावा कर रहे हैं कि पार्टी में फूट की कहानी मीडिया गढ़ रहा था। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, आप स्वयं देख लो। इतना जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, लोगों ने मन बना लिया है हरियाणा में कौन सी सरकार बनने जा रही है। दिल्ली और पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपने विस्तार के लिए जोर शोर से लगी हुई है और अरविंद केजरीवाल के साथ पार्टी के सभी नेता जनता के बीच जा रहे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दावा किया है कि इस बार हरियाणा में उनके दल के पास ही सत्ता की चाबी रहेगी। हरियाणा का परिणाम आएगा, उसमें सत्ता का रिमोट कंट्रोल, सत्ता की चाबी केजरीवाल जी के हाथ में होगी। 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं।
ऐसे में इस चुनावी समर में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सत्ताधारी भाजपा और कांग्रेस के बीच ही मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। टीडी न्यूज़। और एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबर, इजरायली सेना का लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हमले जारी हैं। अब तक के हवाई हमलों में इजरायल हिजबुल्लाह के कई वरिष्ठ कमांडरों को ढेर कर चुका है। इजरायल हिजबुल्लाह को बार बार चेतावनी दे रहा है कि अगर रॉकेट हमले बंद नहीं किए तो उसका भी हश्र हमास जैसा ही होगा। हिजबुल्लाह पर बड़ी कार्रवाई के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि जंग खत्म हो सकती है अगर हमास आत्मसमर्पण कर दे, तो वहीं उन्होंने ईरान को भी चेतावनी दी। Israel seeks peace. Israel yearns for peace. Israel has made peace and will make peace again. Yet we face savage enemies who seek our annihilation, and we must defend ourselves against these savage murderers. Our enemies seek not only to destroy us, they seek to destroy our common civilization and return all of us to a dark age of tyranny and terror. और न्यूज़9 के अंत में आपको छोड़े जा रहे हैं देश से जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। आप देखिए खबरें तेज रफ्तार में। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 3 का 21वां वार्षिक सम्मेलन मिजोरम विधानसभा में शुरू हुआ। सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के अध्यक्ष भी हैं, उपस्थित रहे। ओम बिरला ने विधानसभा के आर्काइव सेल का भी उद्घाटन किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस त्योहारी सीजन में 108 ट्रेनों में जनरल कोच बढ़ाए गए हैं। छठ पूजा और दिवाली स्पेशल ट्रेनों के लिए 12,500 कोच मंजूर किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि कृषि के बाद देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र टेक्सटाइल है। आने वाले समय में टेक्सटाइल का 50,000 करोड़ का मार्केट सिर्फ भारत में होगा। आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री मोदी ने अतुल्य भारत के सबसे बड़े वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका निभाई है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने ASDC वार्षिक सम्मेलन 2024 में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि पहले दौर में 8 लाख महिलाओं और कई युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। दिल्ली में MCD सदन में MCD स्टैंडिंग कमेटी चुनाव में परिणाम सामने आ चुका है। एक रिक्त पद पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। MCD के सदन में स्थायी समिति के एक सदस्य के रिक्त पद पर भाजपा पार्षद सुंदर सिंह तंवर जीते हैं। उन्हें 115 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार को एक भी वोट नहीं मिला। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी 26 से 29 सितंबर तक ग्रीस की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। उन्होंने ग्रीस के नौसेना प्रमुख के साथ रक्षा सहयोग, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा, संयुक्त प्रशिक्षण पहल और दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच भविष्य के परिचालन सहयोग की संभावनाओं और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। केंद्र सरकार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी न्यूज नाइट के प्रायोजक थे वंडर वॉल पुट्टी, एक परफेक्ट फिनिश, और गैलेंट एडवांस TMT रेबार, निर्माण का रियल हीरो।